की नियमित दिनचर्या भी है। तो ऐसे आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिए और हम लोग फिर मिलेंगे और आप लोग जुड़े रहिए अगर आपका धन्यवाद समय है सभी का। हमारे अगली वेबिनार अब के हम लिए। अपनी अगली पड़ाव में प्रस्तुत कर रहे हैं। अब हम आज इंडिपेंडेंट रिसर्च इथिक्स सोसाइटी आयुष समृद्धि का 626वां पड़ाव है ये। हमने कोई भी विषय जो भी हमारी जानकारी में आया, हमने उसे अपने आयुष से, अपनी हेल्थ से, अपने समाज से जोड़ने की एक चेष्टा की। आप लोगों के इस महत आशीर्वाद से अब हम 626 में पहुंचे हो। बड़ा यूनिक सा सब्जेक्ट है, ये भी अलग से लाइव है, यूट्यूब पे ये सब लाइव रहते हैं। जब तक हमारे यहाँ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे आज है, जो जब तक हमारे यहाँ मौसम विभाग नहीं था तब तक लोग कैसे जानते थे, तब तक हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, क्या आसमान देख के, जमीन देख के, आदमी देख के, हवा देख के, जानवरों का चलना देख के, ये एक कहावत है कि जब भूकंप आता है या कोई सुनामी आने वाली होती है, सबसे पहले जानवरों को खबर होती है। तो सेम ऐसा ही हमारे गांव के बुजुर्ग जो हैं वो निश्चित पहचानते हैं। हाँ, आज टीवी आने के बाद हम लोग डिपेंडेंट हो गए, कैलकुलेटर आया, पहाड़ा भूल गए। हमने असल सी बातें हम लोगों ने कुछ भी नहीं की। आज हमारे विद्वान वक्ता हमें बताएंगे कि शास्त्रों में मौसम की क्या पहचान है। मैं आदरणीय डॉक्टर सुधाकर रेड्डी जी को नमन करता हूं। वो प्रोफेसर एंड हेड है डिपार्टमेंट ऑफ स्वास्थ्य वृत्त के मैसूर आयुर्वेदिक कॉलेज में, JS आयुर्वेदिक कॉलेज में। डॉक्टर कामिनी धीमान जी को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद से नमन करता हूं, आज वो भी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। मैं आज डॉक्टर निशांत शुक्ला जी जो जामनगर से जुड़े हुए हैं, और हमारे प्रमुख वक्ता, सर्वप्रथम वक्ता डॉक्टर अनूप गक्खर जी जो रजिस्ट्रार हैं, कुल सचिव हैं हमारे उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के, मैं उनका स्वागत करता हूं। और अग्निहोत्री जी से मैं स्वागत की आशा रख उनकी अनूप जी को आमंत्रित करना था। अग्निहोत्री। धन्यवाद प्रोफेसर शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नमस्कार सभी को। हमारे आज के गेस्ट स्पीकर्स जो कि आज के हमारे इस प्लेटफॉर्म की IRES प्लेटफॉर्म की शोभा बढ़ाने के लिए उपलब्ध हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो प्रोफेसर अनूप गक्खड़ जी का इस विशेष रूप से हृदय से स्वागत है और आभार है कि मेरे एक फोन कॉल पर उन्होंने सहमति देके आज हमारा मानवर्धन किया है, क्योंकि IRES के बिजनेस अलग है और उनके अपने दायित्वों का जो कर्तव्य निर्वाह है वो बहुत बड़ा है। और उतने बड़ी पोस्ट पूरे प्रदेश की यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के कुल सचिव होके उन्होंने निकलते वो यू आर जस्ट लिविंग फॉर यूनिवर्सिटी फ्रॉम हरिद्वार। उनका ठीक है हम कर लेंगे, तो मुझे दिल से मुझे बहुत प्रसन्नता भी हुई, आभार भी है और अधिकार भी था, वो भी हमको मिला। ऐसे ही हमारे प्रोफेसर सुधाकर रेड्डी जी, जिनका नाम कल चर्चा से हम लोग ले रहे थे कि आपको जोड़ लेते हैं, तो रेड्डी साहब तो हमारे में से ही एक हैं, हमेशा हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं, साथ रहते हैं। और ये खुशी की बात है जब सीनियर लोग जुड़ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि गंध से कुछ निकलेगा। प्रोफेसर कामिनी धीमान जी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद दिल्ली से जुड़ती हैं, कम समय दे पाती हैं, लेकिन जब भी उनको मैंने उनसे राय मांगी जाती, सजेशन मांगे जाते हैं, तो बहुत ही वाइटल थॉट देते हैं। तो बड़ी खुशी है कि आज की हमारी वेबिनार में और भी हमारे जो गेस्ट स्पीकर्स हैं, 2 वक्ता और जुड़े हुए हैं हमारे साथ सर। मैं मेरे भाई छोटे डॉक्टर देवेश पांडे जी का परिचय कराऊं। वो मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी में ही PhD, डॉक्टर देवेश पांडे, एंड डीन ऑफ एग्रीकल्चर फैकल्टी, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। और हमारे समुद्रदूत हैं जो तेलंगाना महबूब नगर से जुड़े हैं, जहां से हमारे जगदीश्वर जी जुड़ते हैं, वो PhD हैं स्वास्थ्य वृत्त में, आदरणीय सुधाकर जी के अंडर में। मैं चारों वक्ताओं का नमन करता हूं और कुछ हमें मार्गनिर्देशन दें, ऐसी प्रार्थना करता हूं। प्रोफेसर पवन जी के संशोधन के साथ में हम उनका धन्यवाद करते हैं। हमारे दोनों वक्ताओं पर हम धीरे धीरे आ रहे थे, एक्चुअली जब हम सामने बोलते हैं तो वो वाली स्लाइड नहीं देख पाते हैं। हमारे जो देवेश शुक्ला जी का आपने बताया तो बहुत अच्छा लगा, डीन है, और देवेंद्र पांडे जी। और असली में देखा जाए तो वर्तमान में विषय वो पकड़े हुए हैं। हम लोग तो शास्त्र चर्चा करेंगे,
वो हमारे विषय के वैज्ञानिक हम कहेंगे हैं, और साथ में हमारे महमूद नगर के साथी निश्चित रूप से प्रोफेसर डोमा जी ने वही उनको हम लोगों को संदर्भित किया होगा। आप दोनों महानुभावों का पहले के 3 सीनियर वक्ताओं के साथ साथ बहुत बहुत स्वागत भी है, और अपेक्षाएं हैं कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को आज अपने नए ज्ञान से निश्चित रूप से अवसिंचित भी करेंगे, एंड यू विल पोर योर नॉलेज टू अवर दिस प्लेटफॉर्म, एंड वी विल डेफिनेटली बी एनरिच्ड विद योर नॉलेज, एंड without wasting any time, we will just refer back to Professor Pawan Sharma ji so that our guest speakers are formally मेरी मातृ शक्ति नवरात्रि चल रही है सर। मेरी बहन, मेरी दीदी यहाँ डॉक्टर कामिनी धीमान है, मैंने बोला वो 2 शुभकामना के शब्द हमें पहले दें, मैं ऐसी उनसे प्रार्थना करता हूँ। मैं आदरणीय डॉक्टर कामिनी धीमान जी का आह्वान करता हूँ। मातृ शक्ति का दिन है, द्वितीय नवरात्रि है। स्वागतम स्वागतम। नमस्कार 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 जी, स्वागत है। हाँ जी, धन्यवाद आपका। मुझे क्या बोलना है कुछ? अरे शुभकामनाएं, 9 साल है, नवरात्रि है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नए साल की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि तो हाँ लग गई है ना। बहुत अच्छा आपने शुरू किया ये दिन सेलिब्रेट करने वाला, अच्छा है ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय अनूप कक्कर जी को सादर आमंत्रित करता हूं उनके अनुभवों के लिए। वो ज्ञान का सागर है, जब बोलना शुरू करते हैं तो हम लोग सम्मोहित हो जाते हैं। आदरणीय अनूप कक्कर जी, आप म्यूट हैं। जी सर, नमस्कार जी। प्रणाम प्रणाम, स्वागतम। सर मैं ज्ञान का सागर नहीं हूँ, ये आपकी दृष्टि की उदारता है, आप ऐसा कह रहे हैं, आपकी महानता है। आपको प्रणाम, अग्निहोत्री सर को प्रणाम, हमारे अग्रज हो आप। तो आप आधी रात को भी आदेश करें, हम उपस्थित हैं आपके लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आप और मैडम कामिनी धीमान, डॉक्टर देवेश पांडे, वैद्या कौन है समुद्र, आप सबको प्रणाम। जैसा कि हम जानते हैं जी, आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना। वैसे तो आपके जो टॉपिक होते हैं डेली हटकर ही होते हैं सारे, कि कॉपी पेस्ट वाला और ऐसा मटेरियल नहीं होता उसमें। बहुत हटकर और अप्लाइड एस्पेक्ट चुनते हैं आप। ये एक बहुत बड़ी एक मतलब आप एक क्या बोलते हैं ना, भगीरथी कार्य कर रहे हैं। बहुत ये हम लोगों, मेरे इंटरेस्ट तो बहुत रहता है लेकिन समय हो नहीं पाता। रोज के रोज जब भी मिलता तो मैं जरूर आपके साथ शामिल होता हूँ, कोशिश करता हूँ। अभी आपने कहा कि मौसम का, भारत जो है हमारा बहुत एक अमीर देश है ऋतुओं के मामले में, मौसम के मामले में बहुत ही अमीर देश है। 6 ऋतुएं, क्या क्या करना चाहिए ये अब हम सब जानते हैं ना, किस ऋतु में क्या होना चाहिए। और प्राचीन काल में आपने बोला कि जैसे कोई मौसम विभाग नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था कोई, है ना। जैसे इसमें क्या नाम है, आयुर्वेद वालों ने भी बिना लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के बता दिया कि पांडु के लिए सबसे अच्छा श्रेष्ठ लो होता है। इसी तरह हमारे ज्योतिष के ग्रंथों में कुछ मिलते हैं, लेकिन ज्योतिष का ग्रंथ एक किसान नहीं समझ पाता, क्योंकि किसान के लिए वर्षा का महत्व या मौसम का महत्व बहुत अधिक होता है। हम लोग तो चिकित्सा की दृष्टि से भी है, लेकिन चिकित्सा की दृष्टि से हम जानते हैं कि डिवीजन हुई है उसके कार्य की, कौन काल में कौन सी ऋतु है। तो जैसे तो घाघ ने, घाघ का नाम सुना होगा, है ना, छपरा में थे, कन्नौज, उसके बाद कन्नौज शिफ्ट हो गए। उन्होंने आम भाषा में वो बनाई, लोकोक्तियां जैसे बोलते ना, कहावतें बनाई, वो बनाई, और उसमें से कुछ के एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद हमने आयुर्वेद में कहा इसको यूज की कर जैसे कहते हैं ना, बड़े इंटरेस्टिंग है। हम रूटीन में क्या देखते हैं, चींटियां, धूप निकली हुई है, चींटियां, है ना, अपना भोजन एकत्रित करके लाइन में जा रही हैं, तो हम उससे समझ जाते थे कि वर्षा होने वाली है, ठीक है। और हमारे जो इस पे लिखे हुए हैं ग्रंथों में जो मिलते हैं इनके ज्योतिष के, और इसमें कि गिरगिट अगर वृक्ष पर उल्टा चलना शुरू कर दे, गिरगिट अगर वृक्ष पर मतलब उल्टा चलना शुरू कर दे, तो कहते हैं वर्षा इतनी अधिक होगी कि धरती पर जल ही जल दिखेगा। सावन के मास में अगर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा हो और आसमान में बादल छाए रहें
और प्रातः काल तक सूर्य का दर्शन ना हो। तो ये 4 मास की बताई हुई कि 4 महीने तक वर्षा होती रहेगी। आसमान में घनघोर काले बादल छाए हुए हैं तो तेज वर्षा का भय उत्पन्न होगा, लेकिन पानी बरसने का आसार नहीं होगा। हाँ, अगर बादल भूरे रंग के हों तो निश्चित रूप से ये जल बरसेगा उसमें। और वेस्टर्न और नदर्न रीजन में, अगर हम जहाँ खड़े हैं पश्चिम में और उत्तर के कोने पर अगर बिजली चमकती हुई दिखाई देती है तो इसका अर्थ है कि वर्षा बहुत ही तेज होगी। हम लोग ये बात मानते हैं ना कि एक मास में 5 सैटरडे 5 कोई दिन आते हैं ना। अगर फाल्गुन मास में, जिस साल फाल्गुन मास में 5 मंगलवार या पोष मास में तथा 5 शनिवार पड़े तो उस साल अकाल पड़ता है। और कहते कोई जितनी अच्छी फसल भी बीज दे उसे कोई लाभ नहीं होता। तो ये ज्योतिष के कुछ रेफरेंसेस ऐसे मिलते हैं। उत्तर दिशा में बिजली चमकती है और पूर्व दिशा में हवा बह रही है तो बैल को अंदर बांध लेना चाहिए। इसका अर्थ है कि वर्षा शीघ्र होने वाली है। ये उन्होंने अपने सांकेतिक भाषा में इसको स्पष्ट कर दिया कि अगर बिजली चमक रही है नॉर्थ में और ईस्ट की ओर से हवा बह रही है तो ऑब्वियसली तो बारिश बहुत होने वाली है। और नक्षत्रों में भी देखें हम, आर्द्रा नक्षत्र के आरंभ में व हस्ता नक्षत्र के अंत में वर्षा ना हो तो किसान पिस जाता मीन्स बहुत ही उसकी हालत मायूस हो जाती है कि फसल की उत्पत्ति ना के बराबर ही होती है। और आषाढ़ मास की पूर्णमासी को अगर आकाश में बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है तो वर्षा इतनी अधिक होगी कि अकाल समाप्त हो जाएगा और लोग आनंदित होंगे। रोहिणी नक्षत्र में पानी बरसता है मृगशिरा में तब, और आर्द्रा में कुछ दिन बीत जाने पर वर्षा होती तो पैदावार इतनी होगी कि कुत्ते भी भात खाते खाते उब जाएंगे। इस प्रकार के जो उदाहरण दिए हुए हैं, जो उन्होंने अपने सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए। अब आयुर्वेद में कभी हम देखते हैं, ये तो ज्योतिष शास्त्र में था, आयुर्वेद में इनके इम्पैक्ट का वर्णन किया हुआ है और वर्षा वाले को लिया हुआ है दुर्दिन के रूप में लिया हुआ है। दुर्दिन जिस दिन बारिश होती है और आकाश में बादल छाए रहते हैं, है ना, उस दिन ये स्नेहपान का निषेध है कि स्नेहपान नहीं कराना चाहिए। वर्षा ऋतु में ये जिस वर्षा ऋतु में नहीं, संशोधन की दृष्टि से बताया हुआ है जिस ऋतु में वर्षा अधिक होती है, गर्मी अधिक पड़ती है और सर्दी अधिक पड़ती है, ये तीनों ऋतुएं एक्सक्लूड हो जाती हैं और बाकी जो 3 मौसम बच गए हैं, शरद, वसंत और प्रावृट, अर्ली रेनी सीजन, वहां पर ये संशोधन का काम करवाया जाता है। और वर्षा ऋतु की क्या खासियत होती है कि विष का प्रभाव डबल हो जाता है। अगर सांप भी काटता है दुर्दिन में तो उसका इम्पैक्ट जो होता है 2 गुना प्रभाव देखने को मिलता है। और अगर बाई चांस मूषिक विष का उसमें असर हो, रूटीन में शोथ होता ही होता है, अगर वो दुर्दिन वाले अगर होता है तो रक्त की छर्दी, खून की उल्टी होती है। तर्पण का प्रयोग वर्षा वाले दिन निषिद्ध होता है। और अगर रोगों के लक्षणों को देखा जाए तो शीत के काल में आमवात की वृद्धि होती है और तमक श्वास रोग की वृद्धि होती है। और अगर इस दिन में हमें वर्षा को दिया जाता है, वर्षा वाले दिन नस्या का प्रयोग करते हैं तो शीत दोष के कारण पूती नस्या और शिरो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो नस्या का प्रयोग करने से दुर्दिन में अगर करते हैं तो कफ जनित विकार उत्पन्न होते हैं। और उसमें साथ में बताया हुआ है कि वर्षा जैसे हमारे संधि काल और ऋतु जो आने वाली है, ऐसे में हम वो लोग फोरकास्ट तो नहीं, एक फिक्स उन्होंने बता दिया है ना, जैसे मिड सितंबर से मिड नवंबर शरद ऋतु है ना, इसके बाद वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, ये एक सीक्वेंस हमें मिल गया कि इस समय होना ही होना है।
और अगर जैसे वर्षा होती है, अम्ल रस वाले पदार्थ, नमकीन पदार्थ, स्निग्ध पदार्थों के साथ शुष्क द्रव्यों का सेवन करना। वैसे अगर ये हमारे पास ऋतु आती है कौन सी, ये उन्होंने स्पेसिफिकली हमें बता दिया हुआ है कि तेल का सेवन वर्षा ऋतु में, घृत का सेवन शरद ऋतु में, और कफ जब का काल होता है, जब बसंत के ऋतु होती है, तो उसमें मधु का सेवन करना चाहिए। तो ऋतुओं के अनुसार ही हमें इन द्रव्यों का सेवन करना चाहिए, और इसके अनुसार किस दोष का प्रकोप होता है ना। मधुर अम्ल लवण वात का, मधुर तिक्त कषाय पित्त का, और कटु तिक्त कषाय कफ का। मीन्स जिन जिन ऋतुओं में वर्षा में वात का प्रकोप, शरद में पित्त का, और कफ में कफ का प्रकोप बसंत ऋतु में होता है, कफ का प्रकोप बसंत ऋतु में होता है, तो उस काल में इसका प्रयोग करना चाहिए, इनका प्रयोग करना चाहिए इसमें। सर आपकी आवाज बंद हो गई है खर जी। गखड़ जी आपकी आवाज आनी बंद हो गई है क्या? नेट की प्रॉब्लम हुई है कुछ? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। कनेक्शन कट हो गया है शायद उनका। नमस्कार जी, कनेक्शन कट गया है। चलिए उनके बाद में हम विचार ले लेंगे। अनूप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। अब हम आदरणीय नहीं, मेरे प्रिय देवेश पांडे जी का स्वागत करना चाहेंगे। देवेश पांडे जी, ये कुछ हमारी नेट में गड़बड़ है कि उनकी नेट में गड़बड़ है सर? आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है और आप दिखलाई भी पड़ रहे हैं, हमारा आपका तो कनेक्शन ठीक है। अरे इसका मतलब हम लोगों का कनेक्शन ठीक है सर। हाँ, और लोग भी शायद निकल से आ गए। नहीं, हेलो, हाँ देवेश जी जुड़िए ना भाई, आपका ही है। अनूप जी आए? ये बिल्कुल ठीक बात कहा कि गांव के लोगों को ये सब मतलब क्रिकेट उल्टा चढ़ने लगे। बोलिए, ये कितना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है, जिसने भी किया होगा जिंदगी में उस वो निश्चित उनके बीच में ही रहता होगा, तभी ये ऑब्जर्वेशन पॉसिबल है। मतलब कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जमीन पे नहीं रहेंगे, जमीन में बिल में पानी भर जाएगा तो पेड़ पे चढ़े, यानी टुवर्ड्स अप साइड। आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। हाँ बिल्कुल ठीक कहा सर। दोनों लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, दोनों का कनेक्शन कट गया। हाँ, हो जाता कई बार जल्दीबाजी जी हाँ में। जी। अनूप जी नमस्कार, स्वागत है। हेलो जी हेलो। कुछ और रेड लाइट में हो गई थी उसकी कंप्यूटर जी की। कोई बात नहीं, हाँ जी, हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी। सर, आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? हाँ पहुंच रही है जी, देवेश जी बिल्कुल आवाज पहुंच रही है। सर, सबसे पहले तो आप सभी वरिष्ठ जनों को मेरा सादर प्रणाम, और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पवन शर्मा सर आपका, कि आपने मुझे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। और ये बड़ा ही आज क्या इस दशक को अगर हम देखें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही अच्छा विषय आपने चुना है, जिसकी इस समय सबसे
ज्यादा जरूरत है, जिसके बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। सिर्फ खेती किसानी या कृषि से जुड़े लोगों के लिए नहीं, वरन संपूर्ण मानव समाज को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो अपना क्लासिकल वेदर सिस्टम है, या अपना जिस तरह से पूर्व में मौसम से जुड़ी घोषणाएं होती थी, मौसम से जुड़े कुछ अनुभवशील व्यक्ति थे जिनके ऊपर हम कह सकते हैं कि एक समूचे समाज का जीवन यापन और कृषि निर्भर करती थी उनके अनुभवों के आधार पे, उनके अनुभवों के आधार पे। तो कृषि से संबंधित क्षेत्र में इसको थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा इसमें टेक्निकली एक अटैचमेंट हो गया पढ़ाई की वजह से, और फिर इस विभाग से जोड़ने की वजह से हम लोग इसकी तकनीकी पे ज़्यादा ध्यान देने लगे कि प्राचीन काल में किस तरह से मौसम से संबंधित, अभी सर ने बताया कि जैसे हमारे यहाँ कभी घाघ हुआ करते थे, तो हम लोग तो एक कभी घाघ को ऐसे भी नजरिए से देखते हैं कि जैसे कोई एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने जुड़ी हुई मौसम से जुड़ी हुई जानकारियों को एक जो है हार के रूप में पिरोया और उसको पूरे संपूर्ण भारतवर्ष को पहनाया। अलग अलग उनकी जो रचनाएं हैं मौसम से संबंधित जुड़ी हुई, जो भी उनकी भविष्यवाणी वो काव्य के माध्यम से सरलता से कह देते थे। भाषा तो उनकी हिंदी कह ले या फिर भोजपुरी या अवधी मिक्स होती थी, लेकिन उसका विभिन्न भाषाओं में फिर अनुवाद किया गया, और इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी हमको आज भी उनकी भविष्यवाणी इस बदलते जो जलवायु का हम लोग बदलता प्रारूप देख पा रहे हैं, इसमें भी काफी हद तक सत्य साबित होती है। और अगर हम तकनीकी दृष्टि से देखें मौसम को, तो जो प्राचीन काल का मौसम था उस समय जलवायु बहुत ही कुशलता पूर्वक जो है जलवायु थी, कोई परिवर्तन विशेष नहीं होता था। मानव समाज द्वारा भी उसका एक जो सस्टेनेबल उसकी जो हार्वेस्टिंग है वो होती थी, एकदम से दोहन नहीं होता था। तो इस वजह से काफी हद तक जो है जलवायु में इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता था कभी भी, जो अभी हम देख पा रहे हैं कि आज तो परिस्थिति ये है कि पूरा ऐसा लग रहा है कि जितने हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं वो कब किस पे चले जाएं कोई पता नहीं है, कब कौन सा बादल बारिश कर दे। पहले तो ये एक निश्चित दायरा था कि नहीं, अब लिथोस्फीयर की बारी है तो मीजोस्फीयर शांत रहेगा, उसका समय जून के बाद आएगा, लेकिन अभी तो ट्रोपोस्फीयर और शांत रहेगा। लेकिन आज की डेट में तो हम ये देख पा रहे हैं कि अभी हम फरवरी खत्म हुई है, मार्च के मध्य में बैठे हुए हैं, और जिस तरह से अभी हमने पिछले हफ्ते में जलवायु परिवर्तन की एक झलक देखी है जो बहुत ही ज्यादा काफी कुछ पशु पक्षियों के लिए तो अच्छा कह सकते हैं, मानव समाज के लिए, लेकिन जो जिस क्षेत्र से हम मूलतः जुड़े हुए हैं, कृषि का क्षेत्र, उसके लिए बड़ा ही हानिकारक रहा है। और ये इस मौसम के लिए, चूंकि आप लोग तो इतने बड़े आयुर्वेदाचार्य हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में मैं अपनी बात को बोल रहा हूँ कि ये जो मौसम है ये कहीं ना कहीं इस बदलते मौसम को सहने की जो क्षमता होनी चाहिए शरीर को भी, या शरीर जो बॉडी को अपने एक्लेमेटाइज करना चाहिए था मार्च के महीने में, वो उस तरह से अभी नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इसके मेजरमेंट का भी जो पैमाना है वो आज की डेट में काफी हद तक बदला हुआ है। और प्राचीन समय में अगर हम बात करें तो उस समय तो लोग देख के बता देते थे कि अभी यहाँ तक धूप है तो इसका मतलब ये काल चल रहा है दिन का, या फिर अगर आज ऐसी धूप है, अभी सर ने बताया भी कि इस तरह से जो है भविष्यवाणियां होती थी कि जिसको लेके, और वो बिल्कुल एक्यूरेट निकलती थी। ज्योतिष हमारा इतना आगे शुरू से ही रहा है कि उसके द्वारा निकली हुई हर एक बात आज वो तार्किक सिद्ध होती है। अगर खगोलीय गणना कह रही है कि इस महीने में ग्रहण लगना है, तो नासा भी उसी समय और उसी महीने को ही प्रूव करता है।
एक तरह से मुहर लगाता है उसको। तो आज की डेट में हम प्राचीन जो मौसम की विवेचना थी या उसका व्यापक विश्लेषण होता था, उससे हम कुछ मायनों में तो आगे आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने जो है काफी चीजों को छोड़ भी दिया जिनको हम नहीं अपना पाए, जो हमें चीजें अपनानी चाहिए थी। और उसमें सबसे खास ये है कि जो आज की डेट में जो एक सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग वेदर की या क्लाइमेट की होनी चाहिए थी, वो ना होके और एक कंटिन्यूअस जो है एकदम से उसका दुष्प्रभाव दिखने लगता है, या फिर कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि जिसके जिसके चलते हम खास तौर पे ये सुनिश्चित कर सकें कि कहाँ पर किस तरह का मौसम फ्लक्चुएट हो रहा है। कहीं अगर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है तो वहां पर हम देख रहे हैं कि समशीतोष्ण कटिबंधीय जैसा तापमान हो जा रहा है। कहीं समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है तो वहां हम देख रहे हैं कि वहां पर उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के जैसा तापमान हो जा रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी ये बीच बीच में कौन रिकॉर्डिंग का प्रयास करता है मैं नहीं जानता। कृपा करके को होस्टों से मेरी रिक्वेस्ट है, विदाउट आस्किंग डोंट रिकॉर्ड प्लीज। यूट्यूब पे है, आप लोग वहां देखिए ना। मैं को होस्ट बनाना बंद करना पड़ेगा लगता है मुझे। जी प्लीज कंटिन्यू देवेश जी। हम लोग फोरकास्ट की मेथड्स पे फोकस करें, बड़ा अच्छा है। आदरणीय देवेश जी। डॉक्टर देवेश, am I audible to you? ये कनेक्शन की ही प्रॉब्लम है। मैं आदरणीय अग्निहोत्री जी से आदरणीय अनु कक्कर जी को दोबारा बुलाने की प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद सर। प्रोफेसर अनु कक्कर जी, आप कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होगी थी, हम आपका व्याख्यान पूरा नहीं सुन पाए। अगर इस समय आपके नेट सही आ रहे हैं, प्लीज अपनी वार्ता को कंटिन्यू कर लीजिए। प्रोफेसर कक्कर जी नमस्कार। प्रोफेसर कक्कर जी, हाँ है तो लिस्ट में। प्रोफेसर कक्कर जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने बात जहाँ से छूट गई थी वहां से कंटिन्यू कर लीजिए। उधर थोड़ा नेट की प्रॉब्लम हो गई थी तो आपके आवाज आनी बंद हो गई थी। नमस्कार प्रोफेसर कक्कर जी। नमस्कार सर, आ रही है आवाज? हाँ आ गई। प्लीज कंटिन्यू प्लीज। आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन। नहीं 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 नहीं। यस प्लीज। हाँ जी जी। फिर कुछ कहीं लूजिंग है लगता है। कहीं कुछ लूज है क्या? कुछ देखिए, कहीं कनेक्शन एक बार चेक करिए। जी अभी आप एक जुड़ गए थे, अभी लगता है फिर कुछ डिस्टरबेंस आया है। आज तो बारिश भी नहीं हो रही है, लेकिन नेट की प्रॉब्लम बन रही है। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। क्या हमारे रेड्डी साहब आप हैं कनेक्टिविटी में? प्रोफेसर पी सुधाकर रेड्डी जी। यस सर। यस, आपके हाँ, अगर आपकी कनेक्शन इसमें चाहे तो हम आपको इनवाइट कर लेते हैं, कि हम चाहते हैं समय के अंदर ही सभी की जानकारियां मिल जाए। स्वागत है आपका सर, आइए। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। गुड इवनिंग यस प्लीज। and Agni Sarji and other dignitaries. And today World Meteorology Day, a day which is very essential to know by all the people. And before going to the classical references, Let me introduce you, though Professor Pawan Sharma ji might have informed something. It's our great pleasure to just introduce to our this IRES platform that Professor P. Sudhakar Reddy ji is a professor and head
in PG studies of JSS College, Mysore, in Swasthya department, and having a great experience and great research-oriented mind. So, number of his scholars, PhD scholars, MD scholars have been benefited by his knowledge, and of course, his wife is also Professor Veena is also there in Kaj Chikitsa. So it's a pleasure that our whole family is just acquainted with us. So I would like to request Professor P. Sagar Reddy ji to please continue with on this topic. Thank you. स्वागत है, स्वागत है। आज हम लोग अब से जब तक नवरात्रि के उपवास हैं सर, हम लोग 10 बजे का तक कट ऑफ टाइम रखेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसीलिए सर को बुला लिया, जिसका डिस्कशन हो रही थी। नहीं, सर के शिष्य भी मौजूद हैं जो ज्योतिष और आयुर्वेद दोनों में है। सर अब आपके ऊपर है, आप लोग कैसे आपस में समय को बांटेंगे, बट वी आर टारगेटेड टू कंप्लीट बाय 10. Yes sir. So today I will take you all the dignitaries to the World Environment Day first Meteor Day. Later I will speak about the IRES, sir. Let me share my slides, sir. I hope it is visible, sir. So is it visible? Yes, sir. Slide is visible, very correct. Yes, sir. The word meteorology is derived from the ancient Greek meteorios and logia, logi. Thus, meaning is that the high in air, the science of things in high air. In the air, whatever science is there, that is called meteorology. And it also focuses on the weather processes and short-term forecasting. Meteorological phenomena are observable weather events that are explained by the science of meteorology. And what is the deals? Earth's atmosphere, temperature, air pressure, weather mass flow, the variables and interactions of those variables, how they change over time. And the study of meteorology dates back millennium, not now, but the technology developed since 18th century. The 19th century saw modest progress in the field of weather observation network were formed across broad regions. But during 20th century, it has been significantly breakthrough in the weather for achieved. And in ancient time, Indian Upanishads also spoke about the clouds and seasons. The Samaveda mentions sacrifices to be performed when the ceremonial phenomena were noticed. And Varaha Samhita's classical work, Bruhat Samhita, written about 5000 BC, provides evidence of the weather observation. In 350 BC, Aristotle, who wrote meteorology and is also considered as the founder of the meteorology. And what World Meteorological Day we are celebrating today, that taken place in 1950s on March 23rd, and it showcases the essential contribution of national meteorological and hydrological services to the safety and well-being of society is celebrated with activities around the world. The theme is that the World Meteorological Day reflects the tropical weather, climate and water related issues. So in the whole world, the weather and climate and water related issues, the World Meteorological Day will be reflect. And this 2023, today's theme is that the future of weather, climate and water across the generation. Why this is one? Because we live on a interconnected planet. We share on Earth, one atmosphere and one ocean. This is important. Our weather and climate and the weather cycle, no nation or political boundaries. That means there is no boundaries like political boundaries and geographical boundaries. Everything is because only one Earth. And recently, WHO also said that there is a one health concept. So that international cooperation is essential. This philosophy has driven the work of world's meteorological community since 1873, and it will guide us. We translate the science of services for society for present and future generations. And World Meteorological Day 2023 takes place during the World Meteorological Organization, which was established in 150th anniversary. It highlights past prediction from the late 19th century telegraphs and shipping forecasts to supercomputers and space technology. And what is weather forecasting? The weather forecasting is the application of science and technology to predict the conditions of the for given a local and time. People have attempted to predict the weather informally for millennia,
and formally since 19th century. Weather forecasts are made by collecting quantitative data about the current state of the atmosphere, land, and ocean using meteorology to project how the atmosphere will change in a given place. And if you see, it once calculated by manually based mainly upon changes in the barometric pressure. Now, in the computer era, the computer-based models are available to make any advanced changes. And human input is still required to pick the best possible based on the forecast upon which involves the pattern of recognition, skills, techno connections, knowledge of model performance, etc. And if you see the history, from millennia, people have tried to forecast the weather. In 650 BC, the Babylonians predicted the weather from the patterns as well as the astrology. In about 350 BC, Aristotle described weather patterns in meteorological. Later, in Theophrastus, he also wrote a book called as Book of Science. Chinese weather predictions were lower extent at least 300 BC. And New Testament also mentioned. And Jesus himself referred to the deciphering the understanding of local weather pattern by saying that when evening comes, says it will be fair weather, for the sky is red, and in the morning will be stormy, for the sky is red and overcast. And these are all the observations. Now in Ayurveda, the whole area is based on only the forecasting. So there Kala Vibhaga is there, like your Uttarayana Kala, Dakshinayana Kala, and Masas, Rashi, Nakshatra, Rutsandhi, all these are based on the lakshanas of the weather as well as the bodily changes. For example, the weather changes, the body will say that it's becoming cool. That means in coming days there will be cold nature. In coming days there will be the rainy nature. So that's why total Ayurveda Rutsarya is based on only the forecasting by lakshanas of the weather and as well as the bodily changes. Ancient weather forecasting methods usually relied upon the events, also termed pattern recognition. For example, it was observed that if sunset was passing red, the following day often brought fair weather. This experience accumulated over the generation to the produce weather lore. However, not of all these predictions proved reliable, and of them since then found to be not stand the rigorous statistical testing. Few examples we'll see. Indicators for onset of rainy season or occurrence of adverse weather condition. Among the documented weather lore, respondents claimed that ants, earthworms, dragonflies, dogs, frogs, and birds like Himalayan stiff-tailed plaintive, cuckoos, heron, and honeybees usually predict the upcoming rain, typhoon, or bad weather. The ripening and shedding of fruits of plants were also considered by farmers as reliable indicators of the onset of rainy season. A long parallel band of feathery clouds and moonlight were also important clues to predict weather. For fisher folks, the visible sea weather, evaporation, and sea waves were also most preferred indicators. In India, traditional wisdom on rain and or drought has been through observations of sudden change in behavior, appearance of various insects, animals, and birds. Butterflies, ants, termites, and snakes busy themselves show up moving around just ahead of the rainfall. In India, Panchangas, we know, the traditional Hindu Panchanga also mentioned that how where the rain will be there, how it will be there, weather, etc. since 4th century BC in India. And butterflies, ants, termites, and snakes also, their behavior also shows that ahead of the rainfall. And sparrow mothing in dust or swarms of bees making into hives, none emerging out, could means rain in a couple of days. A crow's calling during night and wolves hooting during the day mean there will be drought. And dragonflies flying in a group of 3 to 4 meters above ground indicates rain is in the evening. And a goat flapping ears restlessly, sheep huddling, owl hooting, all this frog coming out and
croaking, all indicates intimation of the rain. Interpreting the direction of wind during Holi and Akshaya Tritiya forecast that monsoon. The wind from north or west suggests good monsoon, while from the east indicates the drought. And good foliage of the tamarind trees is a precursor of good monsoon, but that of mango trees signals exactly the opposite, an appropriate drought. Dropping of flowers from the palash tree indicates the onset of monsoon. When fruits of jamun tree starts ripening, it is time to go to the that one. And if the velocity of wind is low during Margashirsha Nakshatra, accompanied by absence of high heat during the Rohini, drought conditions are there for the asking. So forecasting is useful, especially for farmers and fishermen. For Ayurvedic physician, this forecasting to carry out the Panchakarma, especially Nasyakarma and Snehapana, etc. So these are all my inputs regarding this topic. Thank you very much, sir. Thank you, one and all. Excellent, Reddy ji. Whole scientific inputs. क्या बाकी रह गया? आपने तो पूरा ही कवर कर लिया. Great, great, great. Thank you, sir. You are great as always. Thank you very much. Now I would like to request you, sir, because you have recommended, to introduce Dr. Samriddhi. Please, sir, help me. नमस्कार सर. सर्वप्रथम सर्वेभ्यः नमस्कारः. मेरा पिताजी के समान और मेरा गुरु सुधाकर रेड्डी सर ने मेरा प्रणाम सर्वप्रथम, और अग्निहोत्री सर ने और पवन सर ने, सभी लोगों को मेरा प्रणाम. जो अभी सभी लोग बताए थे सर ने शास्त्र के बारे में और आयुर्वेद के बारे में, अभी हम थोड़े अंदर जाके ज्योतिष शास्त्र में क्या क्या बताए थे. मतलब हमारे बारिश के बारे में मैं बात कर रहा हूँ. तो अभी ये हमें अर्ली मानसून और लेट मानसून तीनों भाग करते. तो ये तीनों भाग कैसा समझना हमने. मतलब ये ज्योतिष शास्त्र से हमने को बताए थे. मतलब ये अर्ली मानसून में हुआ थे. एक अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र, ये चारों नक्षत्र के ऊपर से जो वर्ष आते हैं उसको हम अर्ली मानसून में ले सकते. और मानसून में मेन मानसून है वो क्या हम आषाढ़ श्रावण, वो ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण, ज्येष्ठ का अंत में और आषाढ़ श्रावण के बीच में. तो वो होते मृगशिरा, आर्द्र, पुनर्वसु, पुष्या, आश्लेषा, मखा, पुब्बा नक्षत्र. ये सभी नक्षत्र मेन मानसून की स्थिति में पड़ते. और लेट मानसून में, मतलब लेट मानसून होते हैं हमारे को लास्ट वीक ऑफ अगस्त से शुरू हो जाने वाला. तो या हमारे एक तेलंगाना और आंध्र के बीच में यहाँ लेट मानसून में बारिश ज्यादा होते. तो मतलब वो अगस्त से शुरू होते हैं पर सितंबर अक्टूबर तक भी यहाँ पे जाते हैं. ये इसमें हम नक्षत्र होते उत्तरा, हस्ता, चित्ता, उत्तरा, हस्ता, चित्ता और स्वाति, ये 4 नक्षत्र होते हैं. तो ये 4 नक्षत्र मतलब ये हम कैसे पढ़ना है. मतलब ये हम जो कुंडली होते हैं, कुंडली में तब चंद्र कौन सी राशि में बैठते हो, वो राशि में कम से कम 3 नक्षत्र के टाइम पर वो चंद्र एक राशि में बैठते. मतलब वो 2.5 दिन के लिए एक राशि में बैठते हैं. चंद्र ऐसा भ्रमण करते रहते. चंद्र के नजदीक में कौन सा नक्षत्र आते, उनका ऊपर वो नक्षत्र का बारिश आने का दिन बताएंगे हम, ये ज्योतिष शास्त्र के प्रकार. तो और ये ज्योतिष शास्त्र के प्रकार से हम कैसा मान जाएंगे. तो ये हम आरिद्रा नक्षत्र से स्वाति नक्षत्र तक जो रवि है, रवि ग्रह है, वो रवि ग्रह चंद्र के साथ चंद्र शुक्र से 7वां स्थान या शनि से 5वां स्थान या 9वां स्थान में बैठे तो, और उसके बाद वो शुभ ग्रह दृष्टि से देखना. तब शुभ ग्रह दृष्टि से देखे तो बहुत बारिश आने वाला है. मतलब अतिवृष्टि नहीं होने वाला, वृष्टि होने वाले हैं. पर ये और एक बड़ी बात है, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह
दोनों जोड़कर कौन सी राशि में बैठते उस टाइम ही वो रवि का ऊपर के गमन से वो कौन नक्षत्र आते, वो नक्षत्र से बराबरी बारिश आने वाला है। ये तो एक बात है। और एक है, हम कब रवि मखा, हस्त और चित्ता नक्षत्र के साथ साथ जोड़ के शुक्र उसके साथ राशि में बैठते, तब बारिश बराबरी आएंगे। तो ये सूर्य से लेफ्ट में, मतलब वो कुंडली में लेफ्ट साइड में रहेगा तो शुक्र रहेगा तो बारिश आने का समय हुआ बोलकर हम समझ सकते। और वैसा ही सूर्य के पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के समय पर तब आकाश में बादल है तो बारिश जरूर आने वाला है, वो संकेत है। और ऐसा ही बहुत सारी रेफरेंसेस है, ये बारिश आने का रेफरेंसेस। बारिश कैसे ना आते, मतलब बारिश कब पड़ते, मतलब ये सूर्य के साथ या सूर्य से आगे कुजा रहेगे तो, मतलब वो कुंडलिनी में सूर्य से आगे कुजा रहेगे तो उस समय बारिश कम पड़ेगा। ये है ज्योतिष का रेफरेंस एक। और सूर्य के साथ, मतलब सूर्य के साथ बुध और कुज दोनों जोड़ेंगे तो तब बारिश नहीं हो जाएंगे, ये एक रेफरेंस है। और शुक्र के सामने, मतलब शुक्र से आगे का घर में, मतलब वो कुंडलिनी में आगे का घर में कुज, शनि, बुधा ये तीनों जोड़कर है तो तब गुड़गुड़ा शब्द और हवा ज्यादा आने का मौका है। तो ऐसा ही हम पता चल जाएगा बारिश कब ज्यादा आएंगे, बारिश कब कम आएंगे, ये ज्योतिष शास्त्र के रेफरेंस से हम बता सकते। पर ऐसा ही ये पूरा सा पूरा सूर्य के ऊपर और शनि के आधार पर स्थिति है। मतलब शनि है वायु कारक, कुजा है अग्नि कारक। तो शनि का वायु कारक क्या करते, शनि का वायु कारक गुड़गुड़ शब्द और थंडर्स और स्ट्रॉम्स आने के लिए कोशिश करते। तब एक कुज क्या करते, अग्नि तत्व है, उससे क्या करते, बारिश आने का, कम पड़ने का मौका देते। ये हमारा ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा सा रेफरेंसेस हमने बताए। नमस्कार सर। बहुत अच्छा जी डॉक्टर समुद्र जी, बहुत अच्छा। थैंक्स डॉक्टर रेड्डी जी फॉर इंट्रोडक्शन। थैंक यू। अग्निहोत्री काइंडली सम अप सर। Thank you, sir. Thank you, Dr. Samuddin ji. Actually, the whole knowledge of Ayurveda was especially in reference to the seasons based on predictions. Yes, sir. Even the whole of the preventive medicine concept, it itself belongs to that category also. You don't do this, you will save your health. Do's and don'ts, yam and niyam. The total preventive medicine is giving an information to prevent yourself from indigestion, from sleeplessness, from any sort of that thing which can amount to the ill health. So goes the case with the onset of seasons and their devastating situation, if at all it happens in a excess manner. Say example, excess raining, flood, everything. So your approach towards the influence of the different this nakshatras, Purvashad, Uttarashad, Ashlekha, Shatvisha, these are all giving the information that if the Magha is going on, definitely there will be raining, a good quantity or good quality of raining. So these predictions were there for the greater cause of preventing the life, the health, and of course collecting the edibles, collecting the essential communities, so that during the rainy season one may not be in position to go outside. And the areas where the raining is prevailing more, like Pravat Ritu in case of this Andhra and Karnataka, these things are either you collect your gumboots, raincoat, umbrellas, everything, and also some immunizing say medicine, so that cold exposure or even the
say rain exposure be avoided by using that medicine preventively. So today's evening topic pertaining to our this World Meteorological Day, were blessed with the informations put forward by Professor Anup Mukherjee, Professor P. Sudhakar Reddy ji, and Dr. Devish Pandey ji, and again our Vaidya and Jyotishacharya. The pleasure is this that you have been a student of our Professor Sudhakar Reddy ji. Very naturally, it is giving the knowledge taken from Dr. Reddy ji, and now it is your right, and this is with your genes. How you can exploit it to the coming generation, and of course to your students or wherever you are making your practice, research work, everything. Because it's very, now it is going to be rare. Previously, our Vedyas were almost Pandit, spiritual preachers, Jyotishacharya, everything. They were 3 in 1 at least, not 4 in 1. So they were making all, even they happen to be a very social person. Any dispute or any need, advice in the society, our Vedyas were always the taken into confidence, and they were approached for the same. So your approach is just reflecting back that you may be such type of module in the society by giving some information pertaining to the horoscope, pertaining to the seasonal, based on the such type of prediction. Of course, Ghag is being remembered only because of his so familial and social person. जैसे काला बादल जी लावे, भूरा बादल पानी लावे, or uttam kheti madhyaman and all that. So many things are given in the local colloquial language, but it was very informative. So I extend our heartfelt thanks and gratitude for the knowledge being shared by our respected guest speakers on today's topic. Of course, all the 3 these seminars which were just carried out today. First of all, from subject on Roja, with our all good friends, those who are going to start their Ramjan fast on tomorrow onwards. Of course, the middle one was our Sindhi Samudaya and our Guruji, along with our Raman engineer sir. They blessed our webinar, and again our today's last webinar pertaining to the meteorological influence over the onset of human beings, and of course cattle and our this farms are also been well affected by the rains or flood, everything. So our thanks to all those persons who have just given their knowledge and shared and blessed this platform. As far as the instructions are concerned, we are just going to have we are just close to 10, and our strength at present, the participants are concerned, are only 11. So I will not be in position to invite all of them. Persons, those who are having something for all the 3 webinars connected issue, anything if they want to add on, please raise your hand. Or for a say token, I would like to invite Dr. Nishan Shukla ji just to sum up all the 3 webinars topic and give his good wishes to us. Thank you. Dr. Nishan Shukla ji from Jamnagar. नमस्कार सर. नमस्कार. आपकी भी नेट की प्रॉब्लम है, स्लो हो रहता है. नहीं, आवाज नहीं साफ आ रही सर. हाँ, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम. आज कुछ उधर लगता है सीजन का गड़बड़ है. अब तो वीडियो भी ऑफ है तब भी नहीं आ पा रही है. Meanwhile, I am not seeing anybody's raised hand. Sir, conclude, sir. Yes, please. I am here to conclude, and I thank and extend thanks to all the guest speakers of today's all the 3 webinars, along with our listeners, our floor dignitaries, and also those who will visit our
archive and those who attended the YouTube live this telecast. So thanks a lot, and we approach and request that you please keep on joining on our successive webinars following on the coming days. Thank you so much, and over to Pawan Sharma. Thank you all. Thank you very much. Thank Tomorrow is tuberculosis day. Dr. Nishan Shukla and Dr. Hema Malini ji will guide on tuberculosis. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much.